हेलो, आमिर से मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ये वाला चल रहा है क्या, या ऊपर? सही है। तो इससे अच्छा वहीं पे चलाए रहते, यहाँ लगाने की क्या जरूरत है? कम से कम प्रॉपर स्पेस तो मिल रहा है ना। फर्स्ट वाली क्लास कहाँ चली है? अच्छा, वो सिस्टम उठ के चला गया लग रहा है बनने के लिए, हाँ? या हटा लिया गया है वो सिस्टम? आइडिया नहीं है। क्या है ये? अच्छा, हंसो मत। ऐसा क्या चल रहा होता है कि जिसमें इतनी हंसी आती है तुमको क्लास के टाइम? Digestion and absorption. कुछ लोग बीच बीच में आ जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सोचते होंगे कि एमबीबीएस का नाम ले लेंगे, मेडिकल कॉलेज का नाम ले लेंगे और मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी। ऐसा?
वैसे में तो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए एंट्री ना मिलेगी, एमबीबीएस का उसके लिए कॉलेज की तो बहुत बड़ी बात है। ये पहले से ही आत्मसमर्पण कर दिए हैं कि अब चाहे जो हो जाए हो ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? चलो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, वैसे तो मैं एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डाइजेशन क्या है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जो, ठीक है, उनको सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप? डाइजेशन बोलते हो। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड simple and absorbable form, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, नोन एज डाइजेशन, उसको आप डाइजेशन बोलते हो, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, अब ये जो डाइजेशन है बेसिकली, इस डाइजेशन में अगर ह्यूमन के केस में बात करो आप, ठीक है, ह्यूमन के केस में अगर आप बात करो डाइजेशन की, या मैमल्स के केस में बात करो, तो इसमें 2 स्टेप होंगे, ठीक है। या एक काम करते हैं, पहले कुछ और लिख लेते हैं फिर उस पार्ट को करते हैं। टाइप्स ऑफ डाइजेशन में लिखा देता हूं कि ये जो आपका डाइजेशन है ये बेसिकली 2 टाइप का है, ठीक है। ये डाइजेशन आपका 2 टाइप का है। कौन कौन से 2 टाइप हैं? एक है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि एक सेल है, ठीक है, ये बाहर से, ये सपोज कर लो फूड मटेरियल है, इसको फूड मटेरियल को अंदर लाएगी और जो डाइजेटिव एक्टिविटी है वो सेल के अंदर होनी है, ठीक है। डाइजेटिव एक्टिविटी जो होनी है वो सेल के अंदर होनी है, तो उसको बोल दिया इंट्रासेलुलर, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है कि सपोज ये सेल है, ये सेल जो है एंजाइम सिक्रीट करेगी, यहाँ पे उसका एक्शन होगा फूड सब्सटेंस के ऊपर, और वो यहाँ पे बेसिकली मतलब सेल के बाहर उसको आप जो है ना सिंपल जो है मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में आप तोड़ दोगे, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दोगे, और इसके बाद ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है इनको क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। अब डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है ऑर्गेनिज्म का, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट जो है बेसिकली सिस्टम डेवलप है। जैसे अगर मैं ह्यूमन के केस में बात करूं कि ह्यूमन के केस में एक पूरी की जो है कैनाल है, एक पूरी की पूरी कैनाल है, वहां पे उसकी जो वॉल है, वॉल में या कुछ स्पेशली डेडिकेटेड ग्लैंड्स है, वो क्या सिक्रीट करती हैं? वो सिक्रीट कर रही हैं एंजाइम, और यहाँ पे बेसिकली आप जो है ना फूड सब्सटेंस दे रहे हो। डाइजेशन होता है इस कैविटी में, ठीक है, इस कैविटी में डाइजेशन होता है, इसके बाद ये सेल्स सिंपल एंड एब्जॉर्बल फूड को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल एंड जो एब्जॉर्बेबल फूड है उसको बेसिकली वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये जो डाइजेशन है ये भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। फंगस के केस में देख लो, फंगस क्या करती है? फंगस जो है आउटसाइड एनवायरमेंट में क्या निकालती है? एंजाइम्स निकालती है।
बाहर डाइजेशन होती है, इसके बाद वो सिंपल जो है मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये सिचुएशन है। तो डाइजेशन बेसिकली आपका दो टाइप का है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रहा था तो मैंने सारे डाइजेटिव सिस्टम को डिस्कस कर दिया है जो एनिमल किंगडम्स के हैं, ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा डिस्कस अब। चलो अगर लिखना चाहो तो खैर इसमें लिख लो। ये बता दो मुझे कि कौन से इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कौन कौन से ग्रुप में इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है। बोलो कि बहुत दिन हो गया, अब याद नहीं रहा है कि नहीं ऐसा? किसमें इंट्रासेलुलर होता है? और पोरीफेरा। और बताओ। सिलेंटेटा। प्रोटोजोन्स। अमीबा क्या? अरे सीटिनोफोरा को अब देख लेना तुम लोग, लिख देता हूं चलो, ठीक है। तो जैसे कि आपका पोरीफेरा, पोरीफेरा का एग्जाम्पल बताओ। साइकॉन, ठीक है, ठीक है। तो उसमें जो है बेसिकली यहाँ पे एंडोडर्मल रीजन में कुछ सेल्स होती हैं कोएनोसाइट्स, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कह गलत बोल रहा हूँ, वो क्या कर लेती हैं, फूड को अंदर ले जाती है, फिर अंदर डाइजेशन होता है और उसको डिफरेंट सेल में अगर जरूरत है तो भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हाँ, ये सीलेंटेटा में एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, हालांकि मैं करवा चुका हूँ पहले भी, हाइड्रा में बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों होता है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। तो ठीक है, उधर देख लो प्लैटीहेल्मिन्थेस 2 जितने भी है यहाँ पे लिख लो। क्या हो बोल रही थी? कोऑर्डिनेट्स कर लेना उसको। डाइजेटिक कैविटी इनकम्प्लीट होती है पर होती तो है ना, तो फिर मैं एक दिन एक गाना बोल रहा था, सुनना जाके, सुना कि नहीं घर में जाके? नहीं सुना? बहुत कठिन है डगरपन घट की, सुना कि नहीं? कितने बच्चों ने सुना मुझे आज ये बताओ, मतलब परफॉर्मेंस जीरो। तुम तो कार्टून देखने से फुर्सत मिले ना तुमको, तब देखोगे। अरे एक मूवी आई है नई अभी। हाँ, वही सुन रहे थे। ओके, खैर मैं इतना सुनता नहीं हूँ इधर उधर, वैसे भी मैं दिमाग में मेरे चल रहा होता कि बात तो तुम करोगे बांग्ला में, मुझे तो वैसे समझ आनी नहीं है, तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं सुनने में? वो तो नाम ले लेते हो, उसी में गड़बड़ हो जाती, तो पता चल जाता है मुझे कि मेरे बारे में बात हो रही थी। अदरवाइज बिल्कुल पता नहीं चलता मुझे। नाम लेना
कोड में। चलो अभी मैं भी सुनूं कि ये गाना मुझे, ये तो बहुत पुरानी मूवी का गाना है, ये मुझे अचानक से याद क्यों आ गया। वो तो ट्रेलर देख रहा होऊंगा ना मैं उसका, तो ट्रेलर में पता चला होगा कि अच्छा ये गाना उसमें है। चलो खैर, एंजॉय करो तुम अपनी लाइफ को ऐसे ही। अच्छा मतलब बहुत मजबूर हो तुम। हम्म हम्म चलो आओ आगे बात करते हैं इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो डाइजेशन है, इसी चीज को मैं पहले डिस्कस कर रहा था। ठीक है, कि जो ह्यूमन का डाइजेशन है उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। एक होगा आपका मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरी होगी बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों मिलके काम करेंगी डाइजेशन को करने के लिए। ठीक है, अब बोलोगे डाइजेशन मतलब मैकेनिकल प्रोसेस कहाँ पे है? तो जो चेविंग करते हो खाने में, सबसे पहला काम क्या होता है? ठीक है, चेविंग करते हो। इसके बाद सलाइवा के साथ उसकी मिक्सिंग होती है, तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं। इसके बाद भी जब वो कहाँ पे जाता है, मतलब जो उसका मूवमेंट है इसोफेगस से स्टमक से इंटेस्टाइन में, तो वहां पे भी तो मूवमेंट चल ही रहा है। ठीक है, वहां पे तो बेसिकली मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस उसमें दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा पूरा डेडिकेशन होगा ह्यूमन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आजकल देख नहीं रहे हो, मैं बड़ा रफ लिखना स्टार्ट हो गया। मुझे एफर्ट लगाने, वैसे भी मुझे पता चल गया है कि मेरी राइटिंग में इंप्रूवमेंट तो होना नहीं है, तो इसलिए देखो कितना खराब लिख सकते हो। वही काम कर रहा होता हूं मैं आजकल। इसको भी हटा लेता हूं यहां से मैं। चलो, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आके बात करते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दो चीजें देखनी है। कौन कौन सी चीजें देखनी है? एक तो एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो आपको इन दोनों दो चीजों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। सबसे पहले बेसिकली आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में आप अभी पहले एनाटॉमी वाला पार्ट कर रहे हो। ठीक है, पूरा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हो कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हो और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देख रहे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे। तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली कहां से कहां तक प्रेजेंट है? माउथ टू एनस। ठीक है, ये बेसिकली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सेपरेट कर लो, यहां पे आके देखते हैं इसको। यहां पे हेडिंग डाल दो आप, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, बता सकते हो मुझे? एक्टो एंडोडर्मल, मतलब कुछ पार्ट इसका क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, और कुछ पार्ट उसका, वैसे मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है इसका एंडोडर्मल है। ठीक है, और कुछ पार्ट इसका एक्टोडर्मल है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देता हूँ, सब रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये मान के चलो कि ये आपके बॉडी में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है।
ठीक है, अब यहां पे जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज कौन सा था, यही है, क्यों आत्मसमर्पण कर रहे हो। चलो ये है माउथ, और ये जो दूसरा ओपनिंग है दिस इज एनस। ओके, माउथ से इधर की तरफ चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी के बच्चे दो पार्ट, बक्कल कैविटी के दो पार्ट। वैसे तो बहुत सारे पार्ट हैं बक्कल कैविटी में, कुछ रीजन है एक्चुअली जो बक्कल कैविटी का फ्लोर बना रहा है। ठीक है, बक्कल कैविटी का जो फ्लोर बना रहा है उसको बोलते हैं पैलेट। ठीक है, और पैलेट में आपके दो पार्ट हैं। ठीक है, एक है हार्ड पैलेट या इंटीरियर पैलेट, इंटीरियर, और दूसरा पॉजिटीरियर और सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, वो यहाँ पे ऊपर है, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था। ठीक है, तो उसमें लिख दिया मैंने। इसके बाद आपका नेक्स्ट रीजन हो जाएगा ईसोफेगस, इधर ही लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं मैं, ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस के नीचे चलोगे तो आपको दिखेगा स्टमक, स्टमक के नीचे चलोगे तो आपको दिखेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से नीचे आओगे आपको दिखेगा लॉन्ग इंटेस्टाइन। ठीक है, लॉन्ग इंटेस्टाइन मैं शार्ट में लिखा रहा हूं, अभी इनको मैं जब लिखाऊंगा तो सब जगह, ठीक है, पूरा फुल नेम लिखा दूंगा। इसके बाद आप और नीचे आओगे, ठीक है, तो लॉन्ग इंटेस्टाइन के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, एनल कैनाल। ठीक है, एनल कैनाल एनएस। तो यहां पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, माउथ और ये एंटीरियर पैलेट, ये इसकी जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। यहां पे भी इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, एक्टोडर्मल। बाकी जितना भी पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये सारा क्या है, इंडोडर्मल, इंडोडर्मल। ठीक है, तो जो ओरिजिन है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल की, वो कैसी है, चलो पार्ट लिख लेते हैं, वैसे तो लिखा ही दिया है पर फिर भी। कि मतलब हमको एलिमेंट्री कैनाल में जिन पार्ट्स को डिस्कस करना है वो लिख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ठीक है, माउथ, ठीक है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आपका स्टमक, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देन एनल कैनाल एंड एनस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको फर्दर 3 पार्ट्स मिलेंगे और सिमिलरली जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे भी 3 पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है नाम बताओ फटाफट,
इलियम। और बताओ लार्ज इंटेस्टाइन में? कॉलम, बच्चे मेरे दिमाग से इसके सीकम, ठीक है। तो ये पार्ट है। स्टार्ट करते हैं माउथ से। ये क्या है? बेसिकली ओपनिंग है, ठीक है। आप लिख सकते हो दिस इज द स्लिट लाइक ओपनिंग कवर्ड विद अपर एंड लोअर लिप, ठीक है। ये बेसिकली स्लिट लाइक ओपनिंग है जो कि अपर एंड लोअर लिप से कवर है, ठीक है। माउथ के अंदर आओगे आप कहां पे? बक्कल कैविटी, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में आपको देखो तो ये जो पार्ट ओपनिंग है दिस इज द माउथ। बहुत अच्छे से जानते होगे, रोज आईना देखते हैं। इसके अंदर जब चलोगे, ठीक है, तो इसके अंदर का जो यहां तक का पार्ट है ये क्या है? ये वाला पार्ट पूरा बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी में यहां से मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसका जो ये मैं पार्ट दिखा रहा हूं, ये पार्ट में जो दिखा रहा हूं ये क्या है? बेसिकली पैलेट है, ठीक है। पैलेट के दो पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना इस तरह से यहाँ रिजेस प्रेजेंट है, इनको पैलेटाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका ये सॉफ्ट पार्ट है। इस सॉफ्ट पार्ट से एक स्ट्रक्चर लटका हुआ है, ठीक है। मुंह ओपन करके देखना है। सॉफ्ट पार्ट से एक स्ट्रक्चर लटका हुआ है जिसको बोलते हैं यूव्यूला और वेलम पेलाटी, ठीक है, यूव्यूला। तो ये जो पार्ट आपको है, ये जो फ्लोर दिख रहा है जिसको आप पैलेट बोल रहे हो, ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है, ठीक है। इसको मैं बाद में बताता हूं, बस आप ये देख लो कि बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के मतलब माउथ आपका कहां पे ओपन होता है? यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो ओपन्स इन बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी में ओपन होगा। अब बक्कल कैविटी के बेसिकली दो पार्ट है, एक को बोलते हैं वेस्टिबुलम और दूसरे को बोलते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं ओरल कैविटी। तो ये जो वेस्टिबुलम वाला पार्ट है, जो आपके चीक है, इनर चीक और टीथ, इसके बीच का जो भी स्पेस है वो क्या है? वेस्टिबुलम। तो लिख दो सीधे, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस लिखा दे रहा हूं, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन कहां पे? चीक्स एंड टीथ। चीक्स और टीथ के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हो आप वेस्टिबुलम, ठीक है। एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। बात करते हैं ओरल कैविटी, क्योंकि ये बहुत कम स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी बार कई बार हम बक्कल कैविटी को किस नाम से जान लेते हैं? ओरल कैविटी के नाम से। तो ओरल कैविटी में आपको तीन पार्ट देखने को मिलेंगे जिनको हमें पढ़ना है। कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं हमें? एक पैलेट, दूसरा टंग एंड तीसरा टीथ, ठीक है। हमको पढ़ना है पैलेट, टंग एंड टीथ के बारे में। तो सीधे आप आ जाओ, ओरल कैविटी यहां पे लिखते हैं, ओरल कैविटी।
और जो ओरल कैविटी है उसमें हम लिखते हैं पैलेट। ठीक है, पैलेट। तो ये जो पैलेट है बेसिकली पहली चीज लिख दो कि सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है? ये बेटा पहले एक काम करो, इसमें एक स्टेटमेंट लिखो पहले, फॉर्म फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बच्चे? सॉरी 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 सॉरी, फॉर्म रूफ ऑफ, ठीक है, ठीक है, रूप बना रहा है ये रूप है। ओके, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको थोड़ा सा, इसको भी वैसे ही कर दो। दूसरा स्टेटमेंट यहां पे लिख दो पैलेट में कि ये क्या करता है? सेपरेट द नेजल एंड ओरल कैविटी। ठीक है, नेजल एंड ओरल कैविटी, इन दोनों को सेपरेट करता है पैलेट। इसके दो पार्ट हैं, पैलेट जो आप देख रहे हो, पैलेट के दो पार्ट हैं, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एंटीरियर पैलेट एंड पोस्टीरियर पैलेट। तो जो एंटीरियर पैलेट है वो हार्ड होता है और उसकी जो सरफेस है उसमें रिज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पे आप लिख दो कि ये जो पैलेट है बेसिकली, ठीक है, ये पैलेट बेसिकली दो पार्ट है, एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर पैलेट। ठीक है, पोस्टीरियर पैलेट। तो जो एंटीरियर पैलेट है, मैंने पहले भी बता रखा है कि जो एंटीरियर पैलेट है, ठीक है, दिस इज नोन एज हार्ड पैलेट। ठीक है, इसको हार्ड पैलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है और इसकी जो सरफेस है, ठीक है, इसकी जो सरफेस है वो कैसी है? सरफेस इज रफ। ठीक है, रफ सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैलेटाइन, बच्चे इसको रिज बोलते हैं या कोई और नाम है? क्या बच्चे, तेजी से बोलो। रुगे, यस, ठीक है, पैलेटाइन रुगे। ठीक है, और इसके फायदे लिख दो, क्या फायदे हैं? एक्चुअली ये वेल डेवलप होता है कहां पे? जो कार्निवोरस एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन। ठीक है, वो इस वजह से कि जब वो उसको जो है क्या कहते हैं, किसी प्रेडेटर का शिकार करते हैं, प्रेडेटर मैं गलत बोल रहा हूँ, प्रे का शिकार करते हैं, प्रेडेटर का क्या शिकार करेंगे, ठीक है, तो प्रे का जो शिकार करेंगे तो वो काट काट कर खाते हैं उसको, तो वो बाहर ना निकल जाए, स्लिप ना कर जाए फूड, तो इसकी वजह से ये जो रफ सरफेस है वो क्या करती है? उसको रोकती है। ठीक है, तो यहां पे लिख दो अवॉइड स्लिपिंग ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड है उसको स्लिपिंग से बच्चे, डबल पी होगा सिंगल पी होगा? देख लो जो भी है, ठीक है, स्लिपिंग ऑफ फूड। और यहाँ पे एक और चीज लिख दो, वेल डेवलप इन कार्निवोर्स। वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। ठीक है, जो कार्निवोर्स है वहां पे वो बेसिकली वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट, जो पोस्टीरियर पैलेट है
वो सॉफ्ट। पोस्टीरियर पैलेट क्या है? सॉफ्ट, इसी वजह से उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। इसका जो बिल्कुल पोस्टीरियर मोस्ट एंड है, ठीक है, एट पोस्टीरियर मोस्ट एंड एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं यूव्यूला और वेलम पैलाटी। काम क्या है? किसी चीज को बंद करने का काम करता है, इंटरनल नॉस्ट्रल, ठीक है। तो लिख दो क्लोज द इंटरनल नॉस्ट्रल ड्यूरिंग swallowing। जब आप भोजन, ठीक है, चेविंग कर रहे होते हो, फूड को चेविंग कर रहे होते हो, तो उस समय बेसिकली, ठीक है, उस समय क्या करता है, उसको बंद कर देता है। तो ये वेलम पैलाटी, ठीक है। आप अगर आप आईने के सामने जाओगे, मुंह खोलोगे तो एक स्ट्रक्चर लटका हुआ है, उसी को बोलते हैं यूव्यूला और वेलम पैलाटी। आगे बढ़ते हैं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पैलेट के बारे में। एक तो कि ये रूफ बनाता है किसका? बक्कल कैविटी का। और दूसरा कि ये सेपरेट करता है नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से, ठीक है, या बक्कल कैविटी से। और पोस्टीरियर पैलेट, इंटीरियर पैलेट में कई बार ये भी पूछ लेता है कौन सा हार्ड पैलेट है, ठीक है। तो सॉफ्ट पीछे वाला पार्ट है, आगे वाला हार्ड पैलेट है। वेल डेवलप है कार्निवोर्स में, ठीक है, क्योंकि इसकी सरफेस पे जो रफ सरफेस है उसमें पैलेटाइन रुगे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको और पीछे जाना चाहिए। तो मैं तो अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर ले रहा हूं, अब तुम चेंज कर पाओ ना कर पाओ वो बात अलग है, ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट आपको पोस्टीरियर दिख रहा है, मतलब ये जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी जहां पे ओपन हो रही है, ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फेरिंग्स, ठीक है, ये फेरिंग्स। और फेरिंग्स पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हो आप, मतलब फेरिंग्स का ही लास्ट पार्ट है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस की जो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज नोन एज गलट, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग है इसको गलट बोलते हैं। इसके बगल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसके बगल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। ये है आपका क्या? ट्रेकिया, ठीक है, जिसको विंड पाइप बोलते हैं। इसको आप बोलते हो विंड पाइप, और इसको आप बोलते हो फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है। आपको ये पता है कि ये जो ईसोफेगस है, इसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसका जो ईसोफेगस का लेंथ है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें? जिसकी गर्दन सबसे लंबी, उसका ईसोफेगस सबसे ज्यादा लंबा। तो सिंपल सी बात है, जिराफ की गर्दन काफी लंबी है, और इसी वजह से क्या अपने आप में भी कंपेयर करने लगे हो क्या? कि हम में से किसकी ज्यादा गर्दन लंबी है? ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है ईसोफेगस है। ईसोफेगस का जो ओपनिंग है उसको हम गलट बोलते हैं, और ये वाला जो पूरा का पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फेरिंग्स। चलो लिख देता हूं मैं इधर की तरफ। देखो, मेरे से पिक्चर बहुत अच्छे एक्सपेक्ट मत करना, मैं रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर बता दूंगा जो कि तुम्हारे नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलो ठीक है,
तो ये पार्ट में इसको, इसमें जो है क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, ठीक है। ये वाला है आपका नेजोफेरिंक्स, दिस इज ओरोफेरिंक्स, और ये वाला है आपका लेरिंजोफेरिंक्स। क्या हुआ, कुछ दिक्कत? ठीक है, तो जो जिसमें नेजल कैविटी प्रेजेंट है उसको नेजोफेरिंक्स बोल रहे हैं, जहां पे ओरल कैविटी प्रेजेंट है उसको ओरोफेरिंक्स बोल रहे हैं, और जहां पे बेसिकली लैरिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको लैरिंजोफेरिंक्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो ईसोफेगस है, फूड पाइप या ईसोफेगस, इसकी जो ओपनिंग है इसको मैंने क्या बोला, गलेट, ठीक है। तो याद रखना ये ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस है, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। इसको आप लिख दो यहां पे कि ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपका ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी। तो हम वापस से आ जाते हैं, हम कहां पे थे, ओरल कैविटी में थे, हम पैलेट पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब हमको पैलेट से आगे चलना है, ठीक है। कहां पे चलना है पैलेट से आगे? दिस इज द फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। क्या है? फ्रीली मूवेबल। बोलते हैं ना जबान बहुत चलती है, देख लो साइंस भी बोल रहा है, ठीक है। ये फ्रीली मूवेबल है, मतलब सोचता नहीं है मूव करने से पहले, ठीक है। फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड विद पैलेट। पैलेट के साथ में अटैच है कि नहीं है? मेरा फोन है क्या? नो। अटैच्ड विद, क्या लिख दूं? पैलेट। किसके थ्रू? विथ फ्रेनुलम, लिंगुआ, अजीब अजीब से नाम है ना, फ्रेनुलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो टंग है वो किसकी हेल्प से अटैच्ड होता है, और एक्चुअली है क्या ये फ्रेनुलम लिंगुआ है क्या? स्पेस बिटवीन कहां चली गई? इसके बारे में, जो जो टंग है वो किसके साथ अटैच्ड है? पैलेट के साथ में। तो बीच में क्या प्रेजेंट है दोनों के? बोन है, लिगामेंट है, हाँ है कुछ, कुछ है बताओ। मुझे भी नहीं आता है, मैं भी नहीं बताऊंगा। फटाफट बताओ मुझे। नहीं बताओगे तो हम लिखाएंगे ही नहीं। अरे लिगामेंट है, उसमें लिखा भी हुआ है फिर भी। चलो आओ एक पिक्चर बनाते हैं। ये तो कर लिया ना कॉपी? देखो दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं,
ठीक है। टंग क्या है? मसल है, मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और किसके साथ अटैच है वो भी पूछा जा चुका है। तो हल्के में मत लेना, टंग को वैसे भी हल्के में, मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये कई बार झगड़ा भी करवा देती है। चलो आगे आते हैं, टंग का पिक्चर बना लेते हैं पहले। जो ये पूरा अपर पार्ट है, मतलब इंटीरियर पार्ट है टंग का, इसमें बहुत सारे पैपिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप देखो अपनी अपनी टंग को देखना, रोज ही देखते होगे, ठीक है। ये खुरदुरा होता है सरफेस, ठीक है। और ये सरफेस जो खुरदुरा है, तो इस जो वो खुरदुरे स्ट्रक्चर है वो बेसिकली उनको क्या बोलते हो? पैपिला। और उनमें से कुछ पैपिला में टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो डिफरेंट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से ढेर सारे खुरदुरे स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, तो ये सारे के सारे खुरदुरे स्ट्रक्चर क्या हैं? ये सब पैपिला है, ये सब पैपिला है। ओके, ठीक है। तो ये आपके जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सब हैं पैपिला। और ये जो पैपिले, इसको लिख लेना इस तरह से, ठीक है। और ये जो पैपिले हैं, इन्हीं में से, ठीक है, सम पैपिले, क्या हुआ बच्चे, मुझे बोलो जो भी दिक्कत है, हैव टेस्ट बड। इसमें से कुछ पैपिले में क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बड। मैंने टेस्ट की स्पेलिंग गलत लिख के आया हूं, टेस्ट बड, ऑलवेज गलती होती है इसमें, आदत पड़ गई है टेस्ट दे दे के, ठीक है। वैसे तो मैंने परफॉर्म भी बहुत किए हुए हैं, ठीक है। तो टेस्ट बड में देखो, इसका जो ये टंग का टिप है पूरा, अब देखो ये मैं पाइपला यहां से हटा रहा हूं, यहां पे मैं सिर्फ वो वाला पार्ट बना रहा हूं, ये जो टिप है इस रीजन में, इस रीजन में जो पैपिले प्रेजेंट हैं, ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? स्वीट को, ठीक है, स्वीट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, और नहीं है मार्कर कोई, चलो ब्लैक यूज कर लेते हैं। ये जो सबसे पीछे वाला प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? बिटर को। और पता है ये आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, वो चाहे जनरल साइंस का एग्जाम हो, चाहे आपके नीट का एग्जाम हो, कहीं पे भी ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। ये बिटर को रिकॉग्नाइज करता है, स्वीट बिटर, ठीक है। यहां पे कुछ पार्ट, इसका लैटरल, एंटीरियर लैटरल पार्ट, एंटीरियर लैटरल पार्ट, ठीक है, ये जो है ना आपका एंटीरियर लैटरल पार्ट है, ये किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है? सॉल्ट को, ठीक है, सॉल्ट टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और ये जो पॉस्टीरियर लैटरल पार्ट है यहाँ पे, ये वाला, ये जो पॉस्टीरियर लैटरल पार्ट है, ये किस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा? पॉस्टीरियर लैटरल पार्ट, ये किस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा? सॉल्ट, ठीक है। तो याद रखना, हालांकि मैं फिर से बता देता हूं कि एनसीईआरटी में नहीं है ये सब, बस उसने पैपिला की बात की है कि जो सरफेस है वो बेसिकली क्या है? सरफेस है वो खुरदरी है, उस उन जो खुरदरी सरफेस है उसमें क्या प्रेजेंट है? पैपिला प्रेजेंट है। उनमें से कुछ पैपिला में क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बड प्रेजेंट है। यहीं तक वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है।
बच्चे एक चीज गलत हुई है, आप इसको पहले कंप्लीट कर लो फिर मैं बताता हूँ क्या गलत। कॉपी हो गया सबका? इसको बच्चे हटा लो, यहाँ पे लिख दो फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से अटैच्ड है। एक और स्टेटमेंट लिख दो, वो वाला पार्ट तो मैंने करवा दिया है, यहाँ पे कुछ और चीजें प्रेजेंट हैं। ये है बेसिकली क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स। और आपको पता है, अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो टॉन्सिल्स में क्या होता है, टॉन्सिल्स में कुछ प्रेजेंट है। अच्छा ये बताओ, जब आपको कोल्ड होता है तो टॉन्सिल्स में स्वेलिंग क्यों हो जाती है? ये बेसिकली ना आपके लिम्फाइड टिश्यू, ये क्या है, लिम्फाइड, वो भी किस तरह के, सेकेंडरी लिम्फाइड टिश्यू। ठीक है, तो अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि लिम्फाइड टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होती हैं, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वो भी कौन सी लिम्फोसाइट ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं इनको, मैंने सिर्फ टॉन्सिल्स लिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख दो आप टंग के रिस्पेक्ट में, टंग के रिस्पेक्ट में आप एक और पॉइंट लिख दो कि टंग इज अटैच्ड विद हायोइड बोन, टंग इज अटैच्ड विथ हायोइड बोन। ये आपका जो यहाँ पे बोन्स है, ठीक है, फेस में, ठीक है, फेशियल बोन्स जो भी है, ठीक है, ये उसमें से एकमात्र बोन है जो सिंगल है। ठीक है, सिंगल बोन है। ठीक है, वैसे तो जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो बताएंगे इसको। ठीक है, बस ये देख लो कि टंग जो है जिस बोन के साथ अटैच होती है उसका नाम है हार्ड बोन। ठीक है, क्या बच्चे? नहीं, दोबारा से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा हुआ। अच्छा, फंक्शन बताने हैं मुझे अभी इसके, चलो तुम ही बताओगे फंक्शन तो, टंग के तुम ही लोग बताओगे, स्पेशली गर्ल्स। क्यों? मैंने कुछ नहीं बोला। हम्म, बताओ। एक तो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, बोलने में हेल्प करती है, हेल्प इन स्पीच और swallowing ऑफ फूड, swallowing एंड mastication ऑफ फूड लिखो बच्चे, swallowing एंड mastication ऑफ फूड। ठीक है, तो टेस्ट में हेल्प करती है आपका। और कोई काम होगा इसका? ठीक है, इतना ही है। आते हैं टीथ पे।
लास्ट पार्ट है इसका टीथ। तो टीथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन टीथ की बात ही कर रहे हैं, तो ह्यूमन के टीथ किस टाइप के होते हैं, ह्यूमन के टीथ किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं देता हूं हेटेरोडोंट, मतलब कि जो टीथ है सब डिफरेंट है, ठीक है, आपको सेम टाइप का टीथ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हेटेरोडोंट है। दूसरा थीकोडोंट है, मतलब कहने का कि जो टीथ है उसके लिए एक कैविटी प्रेजेंट है, टीथ के लिए एक कैविटी प्रेजेंट है और वहां पे बेसिकली टीथ लगा हुआ, वहां पे टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे टीथ जिनको जो बेसिकली कैविटी में फिट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थीकोडोंट, थीकोडोंट, ठीक है। तो ह्यूमन के टीथ हेटेरोडोंट है, सब डिफरेंट है, एक जैसे सारे के सारे नहीं है। थीकोडोंट है, मतलब कहने का कि वो बेसिकली कैविटी में फिट है, एक सॉकेट है, एक बोनी कैविटी है, ये क्या है, बोनी कैविटी, ठीक है, इस बोनी कैविटी में टीथ आके फिट हो गया है, ठीक है। तो इसकी ऐसे टीथ जो बेसिकली कैविटी के अंदर सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको थीकोडोंट बोलते हैं। और ह्यूमन के जो टीथ हैं वो मोनोफियोडेंट भी हैं और डाइफियोडेंट भी हैं, मतलब कहने का कि कई सारे टीथ ऐसे हैं जो दो बार बेसिकली उगते हैं, ठीक है, दो बार राइज करते हैं, और कई सारे हैं जो एक ही बार, ठीक है, एक ही बार उनका बर्थ होता है। तो यहां पे लिख दो मोनोफियोडोंट एंड डाइफियोडोंट। अच्छा, मोनोफियोडोंट का नंबर है 12, कितना नंबर है इनका, 12, और डाइफियोडेंट का कितना नंबर है, 20, ठीक है। कौन कौन से दांत है जो एक बार ग्रो करते हैं बच्चे, मैंने नंबर, एक मिनट मुझे ध्यान देने दो, नंबर उल्टा तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलो मोनोफियोडोंट का नाम बताओ, कौन कौन से मोनोफियोडोंट है। अच्छा अभी नाम नहीं पता है क्या, चलो पहले मैं नाम बता दूं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो इंसीजर आपके जो है और कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन और ओ सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो प्रीमोलर लिख दो, प्रीमोलर एंड मोलर, प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर, ठीक है। और यहां पे आपके इस तरह से लिख लो, इंसीजर, कैनाइन एंड फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर। चलो, तो ये आपको देखो, वैसे तो अगर आप टीथ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जब वो हेटेरो टाइप ऑफ टीथ में बताएगा तो बताएगा होमोडेंट एंड हेटेरोडेंट, ठीक है। तो जैसे आपके एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो सारे उनके टीथ एक जैसे होते हैं, ठीक है। फिर जब आप थीकोडोंट वाली कैटेगरी में आओगे तो उसमें जो है क्या कहते हैं, कई सारे एक्रोडोंट होते हैं, कई सारे और एक टाइप का नाम है, ठीक है, प्लूरोडोंट, शायद एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट एंड थीकोडोंट, ठीक है। तो बेसिकली एक्रोडोंट ये जैसे जॉ है, ठीक है, वो ऊपर फिट रहता है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा भी झटका लगता है टूट के बाहर हो जाता है। एक जो प्लूरोडोंट है वहां पे इस तरह से निकला हुआ होता है, ठीक है, उसको तो यहाँ पे भी वैसे भी हैं, ये रिप्लेस होते रहते हैं। और जो थीकोडोंट है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट तो मैंने बता ही दिया है।
ठीक है, कि जो टीथ एक बार जो है क्या कहते हैं, मतलब सिर्फ जो है क्या कहते हैं परमानेंट टीथ ग्रो करते हैं उनको मोनोफियोडोंट बोलते हैं, और जो टेम्परेरी टीथ ग्रो करते हैं इसके बाद फिर परमानेंट आते हैं तो उनको डाइफियोडोंट बोलते हैं। ठीक है, अगर टीथ 2 बार आ रहे हैं तो उसको बोलोगे डाइफियोडोंट, और अगर टीथ सिर्फ एक बार ग्रो कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे, मोनोफियोडोंट। तो इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, ये जरूर पूछ सकता है, ये जरूर पूछ सकता है कि ह्यूमन में जो टीथ हैं और आपके आप सामने ऑप्शन डाइफियोडोंट और मोनोफियोडोंट सेपरेट सेपरेट है और एक में दोनों है। ध्यान में रखना, मोनोफियोडोंट और दोनों डाइफियोडोंट दोनों पाए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसका, नंबर कितना है और फिर कौन कौन से टीथ है। ठीक है, कौन कौन से टीथ। अब आते हैं हम डेंटल फार्मूला पे, या टाइप ऑफ टीथ, मतलब जो हेट्रोडोंट है, हेट्रोडोंट की कैटेगरी में देखो, वो भी देख लो हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट में जो टीथ हैं बेसिकली कितने कैटेगरी के हैं, 4 टाइप्स के। एक है आपका इंसिजर, दूसरा है आपका कैनाइन, तीसरा है आपका प्रीमोलर, और लास्ट है आपका मोलर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं एक जॉ बना दूं, ये सपोज कर लो जॉ है। ठीक है, इस जॉ में आपको इसको हाफ पार्ट डिवाइड कर दो, क्योंकि जब डेंटल फार्मूला लिखेंगे तो डेंटल फार्मूला ऑलवेज किस तरह पे होता है, एक हाफ पार्ट का होता है। ठीक है, हाफ पार्ट का। ठीक है, तो इसके किसी भी तरफ जाओगे आपको यहाँ पे 2 टीथ पहले क्या मिलेंगे, इंसिजर मिलेंगे। चलो एक टीथ ये मैंने बना दिया, एक टीथ ये मैंने बना दिया। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, सेम चीज इधर भी कर सकते हो अगर बनाना चाहो। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, इंसिजर। ठीक है, इंसिजर के बाद आपको दिखेगा कैनाइन, और कैनाइन थोड़ा सा होता है इस तरह से। अब ह्यूमन के रिस्पेक्ट में इतना बड़ा नहीं होता है, जिन्होंने बना दिया है वैम्पायर नहीं है। ठीक है, तो इंसिजर जो है बेसिकली ये बाइटिंग एंड चेविंग के काम में आता है। सपोज करो जब आप बच्चे रहे होगे तो आपके पास मारने के लिए कुछ तो था नहीं, तो आप क्या करते रहे होगे, बाइटिंग। ठीक है ना, तो ये बाइटिंग के काम में आते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग के काम में। जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, एप्पल, पूरा एप्पल उठा लिया तो सबसे पहले आपका कौन सा दांत जाता है, यही इंसिजर जाता है। ठीक है, तो बाइटिंग एंड चेविंग, ठीक है, टाइप के हैं। जो कैनाइन है, ये वाला कैनाइन है। ठीक है, ये आता है टीयरिंग के काम में। ये किसके काम में आएगा, फाड़ने के काम में। तो जो कार्निवोर्स होते हैं वो इनको यूज करके क्या करते हैं, प्रे को अपने फाड़ देते हैं, टीयर कर देते हैं। जो प्री मोलर है और जो मोलर हैं, ये दोनों के दोनों किस काम में आते हैं, मैस्टिकेशन के काम में, कुतर कुतर के खाने के काम में। ठीक है, आप जो है, तो ये प्री मोलर एंड मोलर है। ठीक है, तो ये आपका इंसिजर हो गया। अब इसमें मैं आपको कितने बना दूं प्री मोलर, प्री मोलर मेरे पास और कोई कलर नहीं है, नहीं है, पूछने की बात नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो ये तीनों, ये आपके मोलर हैं, ये दोनों आपके प्रीमोलर हैं, ये आपका कैनाइन है, और ये दोनों आपके इंसिजर। सेम चीज इधर भी बना लो, सेम चीज इधर ही बना लो। तो नंबर आपके सामने स्पष्ट है कि ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, 2 1 2 3। तो जो 4 टाइप्स के टीथ आपके बॉडी में पाए जा रहे हैं बेसिकली आपकी बक्कल कैविटी में, उसमें से वो बेसिकली इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, फंक्शन भी मैंने लिख दिया है। जो कार्निवोर्स है वहां पे आपके कैनाइन वेल डेवलप होते हैं, लिख सकते हो आप। ठीक है, कि जो कैनाइन है वो वेल डेवलप है। हमारे अंदर वो छोटा क्यों हो गया है, क्योंकि जो हमारी फूड हैबिट है वो क्या है, वेजिटेरियन है। ठीक है, वेजिटेरियन होने की वजह से हमारी जो है वो कैनाइन छोटा हो गया है।
मतलब अब ये मत बोलना कि हम तो वेजिटेरियन है नहीं है, तो हमारा कैसे, हमारे तो पूर्वज भी वेजिटेरियन नहीं थे, क्योंकि आप लोग पका पका के खाते हैं, ठीक है। ये वो है जो प्रीडेटर है, ठीक है। तो बच्चे फार्मूला लिख दो, डेंटल फार्मूला इन एडल्ट, डेंटल फार्मूला इन एडल्ट। एडल्ट ह्यूमन में आपको जो दिखेगा, यहाँ पे पहले लिख दो इंसाइजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो 2 1 2 3, तो ये तो हाफ पार्ट का हुआ है ना, ठीक है। फिर 2 1 2 3, दिस इज द डेंटल फार्मूला इन केस ऑफ एडल्ट। चलो बच्चे में देख लेते हैं। इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में आप देखो, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। 2 1 0 2 2 1 0 2, ठीक है। मतलब कौन सा टीथ एब्सेंट है इन केस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, प्रीमोलर एब्सेंट। प्रीमोलर क्या है, एब्सेंट है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। प्रीमोलर आपका एब्सेंट है। डेंटल फार्मूला, बहुत हो गया बकवास, थोड़ा टाइम हो गया, इतना जल्दी कैसे हो गया। टीथ तो खत्म ही कर देते हैं कम से कम। अच्छा चलो बताओ मुझे कि अगर मैं बोलूं कि आप मोनोफियोडोंट का फार्मूला लिखो, मोनोफियोडोंट का फार्मूला लिखो, बताओ क्या लिखोगे। ये लिख दे रहा हूं मैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर, कैनाइन, वहां पे अभी लिखा के आया हूं, फिर भी ऐसे कर रहे हो। प्री मोलर तो है, और लास्ट मोलर जो है, लास्ट के 2 मोलर, ठीक है। मोनोफियोडेंट लिखा है ना मैंने, मैंने क्या लिखा है जाके देखो, जाके पीछे पीछे पलटो, वहां पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट मोलर आपका, कॉपी दिखाओ बच्चा, कोई कॉपी। छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगा। अच्छा ये इतना बड़ा कॉपी बच्चा खरीद क्यों लिए हो? बच्चे उसमें लिखो फर्स्ट 2 मोलर, फर्स्ट 2 मोलर। डाइफ्योडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है ना उसमें, फर्स्ट मोलर लिखा है ना उसमें, उसमें फर्स्ट 2 लिखो जरा सा, फर्स्ट 2 मोलर। तो ये मैं कहाँ लिखा रहा हूँ, ये डाइफ्योडेंट में लिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूँ वहां मोनोफ्योडेंट का। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मुझे एक बार रीचेक करना पड़ेगा अपना डेटा, जस्ट 1 मिनट रुकना।
मुझे 1 मिनट डेटा चेक करना पड़ेगा, रुकना जरा सा। तुम भी काफी थकान महसूस कर रहे होगे, मैं भी काफी थकान महसूस कर रहा हूँ। सही कह रहे हो, मैं ही गलत देख रहा था, सही कह रहे हो। दिस इज, अब सही है। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे अभी आपको एनाटॉमी ऑफ टीथ पढ़ानी है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो मैं 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैसे भी क्लास आपकी कब स्टार्ट हुई थी बच्चे? किसका पेंसिल है? यस, आज होगा, आज भी होगा, कल भी होगा, वेंसडे को, मतलब जो भी बीच में सैटरडे संडे में, सैटरडे को भी होगा। 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे के लिए तो आ ही रहे हो, तो इसके लिए भी आ जाओ। अच्छा, फिर मंडे को भी होगा, और फिर ट्यूसडे का पता नहीं। तो कंटिन्यूअसली एक्स्ट्रा मुझे इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को फिनिश करना है, ठीक है। और इस महीने नहीं खत्म हुई तो फिर ये एक्स्ट्रा में खत्म होगी, और मैं 1 अप्रैल से प्लांट रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस तुम्हारा उड़ने वाला है, ऐसा है कि नहीं? वो तो तुम पहले से ही बैठे हुए हो कि नहीं? चलो आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, वैसे सिलेबस का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, कुछ चीजें बतानी है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं रेड और ब्लैक यूज कर करके ना काफी तंग आ गया हूँ, मुझे और भी मार्कर चाहिए। कैविटी ऑफ फोरामेन है ना ये, एपिकल फोरामेन नॉट।
एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन पल्प कैविटी। ये जो है ना, ये ब्लड वेसल्स वगैरह, ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स। तो ये जो इनेमल है यहीं पे लिखा देता हूं, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है। ये साइनी जो आपका टीथ में चमक है व्हाइट, दैट इज बिकॉज ऑफ द इनेमल, ठीक है। जो टीथ में जो भी साइनी व्हाइटिश साइनी है वो, ठीक है, साइनिंग, ठीक है, वो किसकी वजह से है? इस तरह से लिखो जरा, व्हाइटिश साइनिंग, ठीक है, वो इनेमल की वजह से है। और इसका कलर भी बेसिकली किस तरह का होता है? व्हाइट इन कलर। और ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि इनेमल इज द हार्डेस्ट इन एनिमल किंगडम। मैं पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है वो कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट इन लिविंग किंगडम, लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हार्डेस्ट इन एनिमल वर्ड, एनिमल वर्ड में ये सबसे हार्डेस्ट, ठीक है। और अगर इनेमल को नुकसान पहुंचता है टीथ में, तो आपका टीथ जो है खराब हो जाता है, ठीक है। और ये नुकसान इसको कैसे पहुंचता है? ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। आपके टीथ में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इनेमल, ठीक है। इनेमल का लॉस होगा तो इसकी वजह से कैविटी टीथ में बनेगी, और कैविटी अगर एक बार टीथ में बनी तो ये फिर खराब हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो हार्डेस्ट इन एनिमल वर्ड है, ठीक है। इसमें जो है क्या कहते हैं, ये बेसिकली बना हुआ है, इसमें जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट वो अप्रोक्सीमेटली 90% से ज्यादा है, ठीक है। 90% से ज्यादा है। वो भी बेसिकली क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। 3% के आसपास ऑर्गेनिक है और 1-8% के पास और चीजें हैं। तो बेसिकली ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी हार्डनेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली हार्डेस्ट है। और ये जो डेंटाइन है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टीथ किसका बना हुआ है? डेंटाइन का, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो कि मोस्ट अबंडेंट पार्ट इन टीथ, मोस्ट अबंडेंट पार्ट इन टीथ, टीथ का जो सबसे अबंडेंट पार्ट है वो डेंटाइन है। इसका जो ये कलर है वो कैसा है? येलो इन कलर है, ठीक है। ये जो आपके इनेमल है, इनेमल आर सिक्रीटेड बाय एनिमोब्लास्ट सेल, ये सेल्स सिक्रीट करती हैं, ठीक है, एनिमोब्लास्ट सेल। और जो आपके डेंटाइन है, दिस डेंटाइन आर सिक्रीटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, CA3PO पोर्टोसिस, CA3, ये मोस्ट अबंडेंट है, आपके येलो कलर है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स इनको सिक्रीट करती हैं, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास है। ये भी हार्ड है पर उतना हार्ड नहीं, ठीक है।
बाकी जो ये पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन्स। जो पल्प कैविटी की ओपनिंग है वो है एपिकल फोरामेन, यहां से क्या एंट्री लेती है? न्यूरॉन्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जो सप्लाई है और जो है क्या कहते हैं सेंसिटिव है, मतलब जो टीथ आपका जो है सेंसिटिव है, किसकी वजह से? न्यूरॉन्स की वजह से। ठीक है, बाकी बहुत है, इससे ज्यादा नहीं बताना मुझे टीथ में। ठीक है, टीथ में इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो ये आपका टीथ का स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा ओरल कैविटी जो था वो फिनिश हो गया है और हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स में मुझे बहुत कुछ नहीं बताना है, ठीक है, आप सीधे लिखोगे कि जो बक्कल कैविटी है वो कहाँ पे ओपन होती है? फेरिंग्स में। ठीक है, और फेरिंग्स से सीधे जो है उसमें फेरिंग्स में एक और स्ट्रक्चर ओपन होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। तो एक 2-3-4 कमेंट बेसिकली ईसोफेगस के बारे में बताने हैं। ठीक है, और इससे सीधे पहुंचना है हमें स्टमक के पास। ठीक है, स्टमक थोड़ा टाइम लेगा, स्टमक पढ़ाने के बाद हम पहुंचेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये जैसे ही पार्ट खत्म होंगे तो आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर डिस्कस करने हैं मुझे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो मैं देखता हूं अगर सेकंड हाफ में जो हमको टाइम मिल रहा है उसमें अगर ये खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा। ठीक है, और अगर ये खत्म हो जाता है, जिसके चांस थोड़े कम है, तो फिर नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा वो पूरा डाइजेस्टिव एक्टिविटीज होगा। ठीक है, किस तरह से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो सारा डिस्कस करना है।